आज का टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है ये हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो, जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एक रीजन होगा जहां तक कि उस मैग्नेट का क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब एक प्रश्न उठता है कि मैग्नेट क्या होते हैं। देखिए, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेट का मतलब एक ऐसे मटेरियल से होता है जो आयरन को, निकिल और कोबाल्ट को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब जरा थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट बेसिकली दो तरीके से होता है। हम परमानेंट मैग्नेट भी कह सकते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट हम उन मैग्नेट्स को कहते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए होती है, मतलब जिसको बोलते हैं एक तरीके से 24/7, जो हमेशा एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे बार मैग्नेट लैब वगैरह में रखा होता है, बार मैग्नेट वो एक क्या है, हमेशा के लिए उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद रहती है। दूसरी चीज होती है, आप देखेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। देखो, टेम्परेरी मैग्नेट्स में क्या आता है, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें हम आवश्यकता अनुसार उसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं और जब हमें आवश्यकता ना हो तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये फैन। अभी आप लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि जो फैन होता है ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से ही रोटेट करता है। तो रोटेट करने का जो काम है फैन में, वो एक मैग्नेटिक प्रभाव ही है जो इसको रोटेट कराता है। इस चीज को हम लोग थोड़ी देर बाद या कुछ लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे। तो खैर, मेरे कहने का जो मतलब था, जरा हम उस पर आते हैं कि इस फैन के अंदर जो कॉइल होता है ना, कॉइल लगा होता है, इसकी बाइंडिंग कराते हो आप लोग, है ना। तो जो कॉइल है, यह कॉइल एक मैग्नेट की तरह से ट्रीट करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो मैग्नेट की तरह से ट्रीट सिर्फ तभी तक करेगा जब तक कि उसमें करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो अब जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेट की तरह से ट्रीट करेगा। करंट का फ्लो करना बंद हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस प्रकार से क्या कहा जाए कि इस प्रकार के जो मैग्नेट होते हैं वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फाइनली हम मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि जो मैग्नेट्स है उसमें हमने कहा एक परमानेंट कैटेगरी हो गया, उसको हटा दीजिए। जो टेम्परेरी कैटेगरी के मैग्नेट्स होते हैं जनरली हम लोग इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, थोड़ा सा बेसिक बातें कुछ बता दें तब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है, दो तरह की चीजें होती हैं जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करती हैं। जो सबसे पहला होता है ये होता है आपका करंट कैरिंग वायर। जो करंट कैरिंग वायर होगा, मतलब किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो याद रखिएगा वह वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक होगी जब तक कि उसके अंदर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दूसरी बात होती है मूविंग चार्ज। अगर कोई भी चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसी चार्ज के अंदर क्या है, मोमेंट है, कोई चार्ज चल रहा है, तो जब तक वह चार्ज चलेगा, याद रखिएगा, जब तक वह चार्ज क्या होगा, चलेगा, तब तक वो एक मैग्नेट की तरह से क्या करता है, बिहेव करता है। देखिए, हमारे सिलेबस में जो है, इस चैप्टर में जो मुझे पढ़ना है वो इन्हीं दो के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है और फिर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। फिर मूविंग चार्ज किस प्रकार से मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा और अगर ये कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। करंट कैरिंग वायर की मान लो अगर हम बात करें, हाँ, इस बात को सबसे पहले किसने कहा था, ऑर्स्टेड ने। एक लोग थे, उनका नाम था ऑर्स्टेड। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो एक मैग्नेट की तरह से क्या करता है, बिहेव करता है। तब वो फिर फालतू की पंचायत में नहीं पढ़ना है, वो फालतू का टाइम आप लोगों का होगा, खराब होगा। इसमें सीधे बस इतना जान जाओ कि ऑर्स्टेड ने बताया था।
ज़्यादा उनके एक्सपेरिमेंट वगैरह की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बस ये फैक्ट याद रखो दिमाग में कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। इस बात को सबसे पहले, हालांकि जरूरत इसकी भी नहीं, बस जान जाओ किसने बताया था, तो ऑर्स्टेड ने बताया था। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। अब देखो हमारे पास दो तरह की चीजें मिल गई, एक हो गया करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज। हमने क्या बताया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो हमें उसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। तो डिस्कस क्या करना, हमको डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। इस बात को सबसे पहले डिस्कस किया था। इस बात को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, वैसे यहाँ पर बायोट एंड सेवर्ट लॉ होता है। ठीक है, देखो क्या है क्या कि अगर मान लो कहा गया कि जैसे देखो इस चीज को फिर से समझो, शुरुआत से समझो। हमने क्या बताया आपको कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट बन गया। ठीक है, और जब वो मैग्नेट बन गया तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ही अपन को निकालना है। तो अब जरा देखो, मान लो कि इसमें आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस पॉइंट पर निकालना है। किसके वजह से, इस वायर की वजह से। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि बायोट एंड सेवर्ट लॉ जो अप्लीकेबल होता है, ये अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्मॉल लेंथ। ये चीज देख, जैसे आप लोग कूलॉम पढ़ते थे, कूलॉम में हम लोगों ने क्या कहा था कि कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। उसी प्रकार से जो बायोट एंड सेवर्ट लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्मॉल लेंथ। तो अब जैसे मान लो कि यहां पर कोई वायर है, अब मान लो कि इसकी जो लंबाई हो कितनी है, वो dl है, तो हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो इस dl लेंथ की वजह से निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल लेंथ के लिए लगता है। तो मान लो dl लेंथ से इसकी दूरी कितनी हो गई, ये मान लो डिस्टेंस आपकी r हो गई, तो हमको इस dl लेंथ के वजह से क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मामला क्लियर हो गया, dl लेंथ है, लेंथ स्मॉल है, बायोट सेवर्ट अप्लाई हो जाएगा। बायोट सेवर्ट ने कहा क्या, तो अब हम इसको सीधे, हम लोग देखो बहुत ज्यादा पंचायत के चक्कर में हम लोग को नहीं पढ़ना, सीधे टू द पॉइंट चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे एक एक करके समझो। सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, ये देख लो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से करते हैं। एक ये समझ लीजिए। तो ये कहा गया, बायोट सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा, पहली बात तो वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, करंट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है कि इसमें जितना ज्यादा करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात हो गई कि जैसे B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, dl। मान लीजिए, अब देखो यहां स्मॉल लेंथ जरूर है लेकिन लेंथ की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बात। तीसरी चीज, जैसे अब एक बात होता है, जैसे दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। भाई जैसे मान लो ये वायर है ना, इसमें करंट है, तो मान लो यहाँ रखा है, तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ निकालो, जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो प्रभाव क्या होता, कम होता जाता है। तो B प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/r² हो गया। चौथा, B प्रोपोर्शनल क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो अगर आप इन साइन थीटा, थीटा क्या होता है, ध्यान देना, थीटा जो होता है एंगल बिटवीन ये IDL है ना, करंट, जैसे देखो dl मतलब लेंथ, और लेंथ में किधर से, जिधर I है, तो IDL कहा जाता है दोनों को मिला के, या शुद्ध रूप से आप कह सकते हो एंगल बिटवीन करंट एंड R, जो दूरी है। ठीक है, अभी इस पे हम और डिस्कस करते हैं। तो ये थीटा को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा जरूर से आप लोग, ठीक है। चलो, I एंड R के बीच की दूरी है, इनको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, B प्रोपोर्शनल बनेगा IDL साइन थीटा
होल अपॉन आर स्क्वायर। अब आप एक काम करो, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या करते हो, कांस्टेंट लगाते हो। ध्यान देना यहां पर कांस्टेंट लगता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और dl और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट हो गया आपका। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, ध्यान से सुनेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। और ये SI की बात कर रहा हूं, इन SI सिस्टम इसकी यूनिट इतनी होती है। अब प्रश्न है कि म्यू नॉट क्या है। देखो जैसे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी होती थी फ्री स्पेस की, ये हो जाता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये आपका हो गया म्यू नॉट की वैल्यू। तो जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर के वजह से कितनी दूरी पे, समथिंग r दूरी पर। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एंड r के बीच का एंगल है। अब जरा सा इसको आगे बढ़ाओ, तो इसको अगर देखो एक चीज और हम क्लियर कर दें, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला किस लिए है, कोई करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उसके लिए है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला वैलिड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर के लिए होता है। तो अगर हम मान लो वेक्टर फॉर्म की बात करें, अगर हम किसी वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करें इसी फॉर्मूले को, है ना, जैसे एक फॉर्मूला हो गया आपका है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे। देखो इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है, ना हमारे ना ही हमारा जो है ना बोर्ड लेवल पे, खैर अभी हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, बेसिकली बोर्ड लेवल पे ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो बोर्ड लेवल पे ना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट दिमाग में होना चाहिए कि बोर्ड में हो सकता है कि नंबर का क्वेश्चन यही आ जाए कि वेक्टर ला लिखिए। बात समझ, या वेक्टर फॉर्म में लिखिए इस चीज को। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस आर होल अपॉन कितना हो गया, मॉड ऑफ आर क्यूब। तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा किसके वजह से, स्मॉल लेंथ ऑफ द, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। देखिए एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो यहां वेक्टर फॉर्म निकाले हो। तो वेक्टर, और यह वेक्टर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब यह है कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इसके पास और क्या होगा, वो डायरेक्शन भी होगा। तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड तो रखेगा ही रखेगा अपने पास, और अपने पास इसके अलावा ये और क्या रखेगा, डायरेक्शन भी रखेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैग्नीट्यूड इसका निकल गया, स्मॉल लेंथ के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बट एक मैंने कहा था कि ये वैलिड किसके लिए, सिर्फ स्मॉल लेंथ के लिए है। बशर्ते फॉर्मूला क्लियर है, इसको एकदम याद कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट डायरेक्शन की बात करनी है, डायरेक्शन क्या होगा। देखो थोड़ा यहाँ पे जो मैग्नेटिक, जो भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म में, इस बात को लेके थोड़ा सा मैं स्पेशली तुमको अटेंटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा डायरेक्शन को लेकर लड़ रहिएगा। ये मैग्नेट आसान तो होता है, लेकिन डायरेक्शन को लेके अक्सर करके बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देखते हैं बाकी हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखो एक चीज़ सुन लो पहले, इसको थोड़ा सा ना बहुत बृहद रूप से पढ़ना चाह रहे थे। इसके लिए क्या जरूरी है, आपको सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखो कि मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट, अब देखो मैग्नेटिक लाइंस जो 10th में तुम लोग पढ़े थे, सबको याद होगा, जरूर से याद होगा कि मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट पड़ता है वही किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। देखो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कोई वायर है, अब इस वायर में अगर मान लो करंट ऊपर जा रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर इस वायर में करंट मान लो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर हम बता रहे देखो ऐसे करंट जा रहा है, ध्यान देना। तो कहा था मैंने कि जो मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लीजिए पहला दायां हाथ, इसको ऐसे कर्ल कर लीजिए
और जिधर करंट है उधर ही थंब कर लीजिए। तो इधर आपने थंब कर लिया और ऐसे हो गया। जब थंब आपका ऊपर हो गया तो ये जो कर्ल है ना, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो जो कर्ल है, यही दरअसल किसका क्या देता है, ये हमें मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न बताता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न क्या होना चाहिए। ध्यान दो, याद करो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होती थी, है ना। 10th में देखो तुम लोगों ने बहुत बनाया होगा, बताया होंगे आप लोगों के सर लोग कि करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऐसे लाइंस का पैटर्न बनता है, ठीक है। जैसे उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं एक थोड़ा सा एक लाया हूँ रिंग टाइप का कुछ। इसमें देखो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो ऐसे होगा ना, ऐसे सर्कुलर टाइप का ऐसे। अब करंट अगर ऊपर जा रहा है तो लाइंस ऐसे होगी, और करंट अगर नीचे जा रहा है तो लाइन क्या होगा, ऐसे होगा। जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर कर लो ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे, और करंट नीचे आ रहा है तो थंब ऐसे नीचे कर लो ऐसे, तो ऐसे ऐसे होगा, लेकिन सर्कुलर ही। अब जरा सोचो, मान लीजिए करंट अगर ऊपर जा रहा है, ध्यान से समझना इस बात पे। अगर तुम लोगों को दिक्कत हुई ना तो वीडियो फिर से 2 मिनट बैक करके फिर देखना, क्योंकि ये समझना जरूरी है। अगर डायरेक्शन एक बार नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे, ये चीज दिमाग में रखना। और एक बात समझ लो, डायरेक्शन ही समझना, इस चैप्टर में सब कुछ है। जैसे मान लो करंट ऊपर जा रहा है, तो अब मान लीजिए अगर करंट अगर मान लो अगर आपका ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो अब देखो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न, ठीक है। और करंट ऊपर जा रहा था। अब जरा सोचो, इसको मैं हटा लिया हूं, जरा समझो। अगर मैं कहूं यहां पर लाइंस का के ऊपर टेंजेंट किधर पड़ेगा, तो ऐसे, क्योंकि लाइंस इधर जा रही तो उल्टा नहीं डालना होता टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे, इधर का होगा ऐसे। यहां पर किधर होगा, ऐसे। यहां पर किधर होगा, ऐसे। यहां पर किधर होगा, ऐसे। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हर बिंदु पे बदलेगा ना। देखो, तो यहां पर इस साइड ऐसे 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 ऐसे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, वेरी करता जा रहा है। जरा समझने की कोशिश करो। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन, जब जैसे करंट ऊपर जा रहा है, मान लीजिए फिर से समझिए, करंट ऊपर जा रहा है तो लाइंस ऐसे मिली, तो यहां पर डायरेक्शन इधर और इस साइड में इधर। तो अगर कोई चीज आउटवर्ड्स होती है, ऐसे बाहर की ओर, है ना, तो इसका एक नोटेशन, स्पेशल नोटेशन हम लोग रखते हैं, जरा समझ लीजिएगा। उसका फिजिक्स, यहां मैग्नेट से कोई संबंध नहीं है, बस वो एक नोटेशन है जो याद रखोगे। अगर कोई चीज आउटवर्ड्स है, अब ये कोई नियम नहीं है फिजिक्स का, बस एक कन्वेंशन है बस, तो आउटवर्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। और अगर कोई भी चीज इनवर्ड्स होती है तो इनवर्ड्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो अगर कोई चीज बाहर जा रहा है तो डॉट, और इनवर्ड्स अंदर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस। बस ये 2 चीज ध्यान से सुनना। अब देखो होगा क्या, डायरेक्शन की अब हम यहां बात कर लेते हैं। सुनो, मुद्दे पे आते हैं सीधे, कुछ नहीं करो, हमको तरीका बता रहे हैं। करंट जिधर जा रहा है ना, सुनो, समझ तो गई हो ना पैटर्न, करंट जा रहा है ऐसे तो लाइंस ऐसे ऐसे होगी, तो आपको समझ में आ गया किधर डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा। तो यहाँ आउटवर्ड्स होगा, यहाँ इनवर्ड्स होगा। लेकिन थोड़ा और अच्छे समझो, तुमको एक सीधा हम तरीका बता रहे हैं। राइट हैंड ले लो, थंब रूल, जिधर करंट है उधर थंब कर लो, ठीक। ये चीज तुम्हारे सामने, जैसे जब रखना तो कभी भी रखना ना हाथ कॉपी पर तो ऐसे रखना, जैसे उसको ऐसे नहीं रख सकते हो, ऐसे ही रख सकते हो। करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे रख लिया, करंट ऊपर है, हाथ ऐसे रखा। अब जरा सोचो पॉइंट किधर है, इधर है ना, पॉइंट किधर है, इस साइड। तो अगर पॉइंट इस साइड है तो इसके सामने हमारा जो फिंगर पड़ रहा है वो किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। फिंगर्स का एक्सपेंशन यहाँ पर फिंगर से ऐसा नहीं लग रहा, फिंगर अंदर तक घुस रही है इधर, तो फिंगर अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए इनवर्ड्स। और अगर पॉइंट इधर होता तो सामने ये पड़ता, तो इसका मतलब फिंगर बाहर आ रही है तो आउटवर्ड्स। बात समझ गए? वही बात मैं कर रहा हूं कि इसके वजह से देखो लाइंस ऐसे होती तो इनवर्ड्स इधर और इधर आउटवर्ड्स। मामला क्लियर है? 1-2 बार प्रैक्टिस करना, नहीं अगर बताना फिर दोबारा हम बताने की कोशिश करेंगे, पहले इतना समझो। तो अब जैसे इस केस में यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा कुछ चीजें हम और यहां क्लियर कर दें आप लोगों का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वायर ऐसे जा रहा है, ध्यान सुनना, तो मैग्नेटिक, अगर आपको डायरेक्शन किसका निकालना, मैग्नेटिक फील्ड का, अगर पॉइंट इधर है या पॉइंट इधर है। अब जरा सोचो, फिर मैं बता रहा हूं, करंट ऊपर ऐसे करो, थंब इसके ऊपर करो, पॉइंट इधर है तो ये चीज है ना ऐसे, तो इनवर्ड्स, और इधर पॉइंट है तो आउटवर्ड्स। तो यहां पर डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा और यहां पर
आउटवर्ड्स होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। और भी डिटेल समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, करंट ऊपर गया तो इसके उस लाइंस का पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसे थंब करो, ऐसे 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 बनेगा पैटर्न। तो यहाँ पर लाइन किधर अंदर जा रही तो इनवर्ड्स फील्ड हो गया, और यहाँ पे लाइन ऐसे घूम के ऊपर आ रही इसलिए आउटवर्ड्स हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आउटवर्ड्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जरूर 2-4 मिनट ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने इसको समझाने में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ था इसलिए मैंने इसको कहा कि थोड़ा अच्छे से समझा दें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से कुछ बातें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा वो आपको बता दें। ये क्वेश्चन बोर्ड में बड़ा ज्यादा आता है, मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, फिर उस पर हम आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ डैट, ये चीज पूछा जाता है, प्रूफ डैट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c²। जानते हैं आप लोग इसे, क्वेश्चन बहुत आता है ना। क्या होता है म्यू नॉट, जरा सोचो, परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिएटिविटी, और सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पे सी क्या दिया होता है स्पीड ऑफ लाइट। छोटा सा डेरिवेशन है, जरा समझ लो कैसे करोगे, क्योंकि इसका एक स्पेशल तरीका है, बाकी तरीकों से बड़ा लंबा पड़ेगा ये। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, क्या करना होगा जरा सोचो। अगर हम इस पूरी बात को समझें तो जैसे आपको क्या दिखेगा, म्यू नॉट अपान 4 इसकी वैल्यू क्या पढ़े हो अभी, 10⁻⁷ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ। तो अगर हम डायरेक्ट म्यू नॉट निकालें तो कितना आएगा, तो म्यू नॉट मेरे को मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁷। दूसरी चीज, अगर हम यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट निकाले तो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 4 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, ये 2 हो गया। ये बस आप जो इक्वेशन है उसी का यूज कर लो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप ऐसा करो कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा जरा सोचो। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या मिलने वाला है, 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, एक कट गया। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10⁻⁹, और ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁷। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10⁻⁻16, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। और जो 3 इंटू 10⁸ होता है यही क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये एक बड़ा सीधा सा तरीका है इसको प्रूफ करने का। तो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड वगैरह में आते हैं तो आप लोग ऐसे ही प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हमें डिस्कस ये करना है कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं वो भी आपको हम बता दें। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट का लॉ पढ़ा। उसमें ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट अपान 4 आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर होता है। इस पर हम और अगर आगे चले थोड़ी सी चीज़ और ध्यान देना, जैसे यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें जानना होगा। देखो एक चीज़ सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड B की यूनिट होती है, पहले अगर हम बात कर ले तो टेस्ला। इसकी SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला, T से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी SI में होता है। और तीसरी यूनिट एक और होती है, छोटी यूनिट होती है इसकी, और वो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, गॉस, ठीक है। इनमें रिलेशन भी होता है, संभवतः 1 cos = 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो गॉस भी इसकी यूनिट है, हालांकि इसका यूज बहुत कम है, बस दिमाग में रहे कि गॉस भी इसकी यूनिट है। मेनली इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, और क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आगे समझते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आप लोग बाद में निकाला जाएगा या निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो अब जरा सोचो, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, ये बस हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
एक करंट कैरिंग वायर के लिए पढ़ा, और उसके लिए मैंने क्या पढ़ा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, स्मॉल लेंथ के लिए वैलिड होता है। इसमें कुछ बातें थोड़ा सा हम और क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों से, जरा उसको समझ लो। हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड में कम से कम बोर्ड लेवल पे भी जाओगे ना तो 3-4 केस हम लोगों का बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक हमको पढ़ना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, हमें पढ़ना होगा फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये पढ़ना है। अब देखो इसी में 2-3 केस है भाई, फाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, वो हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा हमको पढ़ना होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब एक्सिस पे पढ़ लेंगे हम लोग, जैसे मान लो इस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर है, हमको यहाँ निकालना होगा इसके एक्सिस पर, ये एक्सिस है। अगर एक्सिस पे निकाल सकते हैं हम लोग तो जाहिर सी बात है उसके सेंटर पे भी निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं हम लोगों को, है ना भाई, जो भी है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर एक आर्क की वजह से जब पूरी सर्किल कंप्लीट ना हो तो इतना तो देखिए, ये सब मतलब है 2 मेजर है और इसमें मान लीजिए सब पार्ट मिला के 2-3 यहाँ 2-3 यहाँ, तो इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। अगर एनसीईआरटी, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनसीईआरटी लेवल पे भी सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए। एक एक करके इसको हम लोगों को देखना होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले जो है फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। अब जरा सा एक एक करके इस पूरी बात को समझो। देखो क्या कर सकते हो, मान लीजिए अगर हम इसमें अगर आगे बढ़ें, ध्यान से सुने आप लोग, एग्जैक्टली क्या करना है। हम यहाँ हेडिंग डालते हैं तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ हेडिंग डालते हैं कि हमें लिखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। इसी पे हम लोगों को डिस्कस करना है। देखो क्या, अब जैसे इसमें थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए कैसे इसको डिराइव, इसका डेरिवेशन भी आपको जानना ही होगा। जैसे मान लो ये कोई एक करंट कैरिंग फाइनाइट वायर है, अब आप मान लो कि इसमें I करंट जा रहा है और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट की लोकेशन कुछ ऐसी है कि जो ऊपर वाला एंड है ये, अच्छा इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसका लोकेशन कुछ ऐसा है कि जो ऊपर वाला ए एंड है ये यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है और ये यहाँ से बीटा एंगल बनाता है। हमको इस पॉइंट P पर ही क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना। दूरी R है, परपेंडिकुलर दूरी है बच्चों, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। सुनो, हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकालने का एक तरीका पढ़ा है, तरीका बायोट-सेवर्ट का लॉ है। हमने पढ़ा है कि B क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ एक लिमिटेशन जुड़ गया, और लिमिटेशन है कि वैलिड किसके लिए है, जब लेंथ ऑफ वायर क्या होना चाहिए, डीएल, मतलब बहुत स्मॉल होना चाहिए। ये मैं बायोट-सेवर्ट में पहली लाइन लिखा था चीज़ कि आप इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हो जब वो लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। अब सोचो, अब ये फाइनाइट वायर है ना, इसकी लेंथ तो कम है नहीं, और जब लेंथ नहीं कम है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे वो देखिए, फिर फॉर्मूले को किनारे लिखे रहो, अभी इसका यूज करेंगे फिर मिटाएंगे। देखो इसका तरीका है, अब थोड़ा सा मैथ लगाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, थीटा पर चल के एक एंगल ले लीजिए और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी थीटा, और यल चल के जो एलिमेंट है वो मान लीजिए कितने हो गए, डीएल का, और यह मान लीजिए आपका फाई हो गया। तो अगर आपको सबसे पहले निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ,
ये क्या होगा, ये होगा आपका dB, और जो dB होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के आई डी एल। अब सोचो थीटा, थीटा क्या हुआ करता था, याद करो इस फॉर्मूले, पहले इस फॉर्मूले को समझ लो अच्छे से, फिर से समझो। ऐसे आई करंट हुआ करता था, डी एल लेंथ हुआ करता था, ये एंगल थीटा हुआ करता था, पॉइंट ए, इस पॉइंट पे निकालना था मुझे। तो बी क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे एंगल कौन सा यूज हो जाएगा, फाई। तो आइडियल साइन फाई होल अपान, मान लो कि ये दूरी x है तो आपका ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन फाई अपान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। आगे समझिए, अगर हम इसको और आगे समझने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, जरा उस बात को समझो। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है, इसको इंटीग्रेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग इधर करेंगे और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, उसको समझना होगा आपको। देखो किसी भी चीज़ को जब आप इंटीग्रेट करते हो ना तो इस बात का ध्यान रखना, इसे डीबी का बी हो जाएगा। इधर इंटीग्रेट करते समय इस बात का स्पेशल ध्यान रखना होगा कि केवल एक वेरिएबल हो। आप इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे 10+2 लेवल पे, क्योंकि सिंगल इंटीग्रल सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि जब वेरिएबल है। अब यहाँ दिक्कत क्या है ना, वेरिएबल 3 है, यल भी वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। अब देखो समझ रहे हो, हाँ एक काम जरूर, इसको जो है थोड़ा सा एक काम और हम लोग को यहाँ कर देना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे डी बी इक्वल्स टू, ऐसा करो ना, इसको तुम लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अच्छा ये बताओ यहाँ से इस ट्रायंगल में जरा सोचो कि फाई प्लस थीटा 90 होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ मुझे। जैसे ये 90 हो गया, ये क्या है फाई अब प्लस थीटा, तो कैसे हुआ जरा सोचो ना, फाई प्लस थीटा प्लस 90 180, तो फाई प्लस थीटा कितना हो गया 90। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस थीटा हो गई। समझ में आया, ये बात तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। जैसे इस ट्रायंगल को ले लो, तो ये 90, ये फाई, ये थीटा, ये तीनों अरे लिख ही लो, फाई प्लस थीटा प्लस 90 ये बराबर 180। तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब आप यहाँ से इसको लिख लें साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लिया मैंने, फाई को थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और कोई बात नहीं, बाकी दोनों इक्वेशन एक जैसा है। अब वहां पर समझिए, सबसे पहला काम करिए, मैं आपको बता रहा हूं, वो जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल का ही सारा गेम है। इस ट्रायंगल में जरा सा आप कास थीटा निकालिए सबसे पहले। तो कास थीटा इक्वल्स टू आपको मिलेगा आर अपॉन एक्स, कास थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x cos थीटा बराबर क्या हो गया r, तो x इज इक्वल्स टू r अपॉन cos थीटा। तो फाइनली x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, r इंटू सेक थीटा। ये आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, पहली बात तो ये समझ लो। सेकेंड थिंग, tan थीटा यहां पर क्या मिलेगा, l बटे r। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R tan थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, चूंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, DL चाहिए। तो DL अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, R सेक स्क्वायर थीटा। तो DL को क्या लिख सकते हो, R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से तुमको ये DL निकल गया। अब ऐसा करो ना, आप इधर ऐसे कर रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ DB क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और DL क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कास थीटा एंड होल अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आर सेक थीटा है, इसको पुट कर दिया, ये कटा एक आर कटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी क्या मिला तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और cos थीटा डी थीटा। अब जरा सोचो, लिमिट रखना आपको यहाँ पर लिमिट जैसे b का क्या होगा 0 to b, यहाँ पर लिमिट आपको इस साइड किसका लिमिट रखना है, थीटा का। तो थीटा का लोअर लिमिट यहाँ पे अपर, यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा
माइनस बीटा, और मैक्सिमम ऊपर का क्या हो जाएगा प्लस अल्फा। तो बी डीबी कंडीशन बी हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई ले लो बाहर कॉमन इंटू आई अपान आर, और कास का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कास का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। इसको पुट कर दोगे वैल्यू तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इन ब्रैकेट साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, वो तुम्हारा आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज का रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अगर अच्छे से तैयार कर लिया, डेरिवेशन तो बहुत अच्छा है क्योंकि बोर्ड में आने की संभावना तो है, डेरिवेशन इसके आने की संभावना। अदरवाइज अगर आप मेंस और नीट वगैरह दे रहे हो, या वैसे भी जनरली होता है कि न्यूमेरिकल से अगर आ जाए, तो ये फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है आपको हर एक चीज को क्या करने के लिए, समझने के लिए। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए। क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और इन ब्रैकेट कितना हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बहुत सारी बातें मुझे समझानी, हम स्टार्ट करें। दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को आप फिर से क्या कर लोगे, आप बैक करके एक बार फिर देख लेना, फिर भी दिक्कत होगी तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो इसको जरा सा आप लोग करिए। देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी मान लो इस तरीके से करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है, इससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने ये कहा था कि अगर यह एंगल अल्फा है और यह एंगल क्या है, बीटा है। ध्यान से सुने, तो इस केस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ क्या, बीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसके वजह से, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा ना दो स्पेशल केस है, वही आपके लिए जरूरी है, वो चीज आप जान जाएं। क्या है जरा सुनिए। मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए। क्या है सेमी इनफाइनाइट वायर, जरा वो समझ लेते हैं। मान लो कि अगर वायर इस तरीके से हो और जो ये वाला पॉइंट है, ये जैसे आई करंट मान लो जा रहा है, तो जो दूसरा है ना ये बहुत बहुत लॉन्ग है, सेमी इन्फिनिटी में तो बहुत दूर है ना, बट जो दूसरा एंड है वो इसके सामने ही हमको क्या चाहिए होगा, पॉइंट निकालना हो। ऐसे केस में क्या होगा कि जो अल्फा होगा, देखो अल्फा क्या होगा, इससे इस एंड को मिलाओगे, है ना, जरा समझने की कोशिश करो। अल्फा कैसे निकल रहा है, उस बिंदु से इस एंड को मिलाओ तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना, जैसे इससे इस एंड को मिलाओ तो मिलाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे। तो मिलाओगे तो ये वाला दोनों आपस में जाके कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे दोनों आपस में जाके मिलेंगे। और इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब है कि ये जो लाइन मिलाने वाली लाइन है ये वाली, वो इसके क्या हो गई, पैरेलल। तो ये एंगल कितना बन गया, 90। बस इस चीज का ध्यान रखा करो आप लोग कि जो एंगल है ना ये हमेशा 90 बनता है अगर इन्फिनिटी इंड है। तो अगर कोई बिंड अगर इन्फिनिटी तक इसका एक्सटेंशन पहुंच चुका है तो एंगल 90 बनाएगा। बीटा क्या होगा ये देख लो, यहां से सीधे आप मिला दीजिए इसको, बीटा हो जाएगा 0, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। फिर समझो ना, जैसे ये इंड है यहां सीधा मिलाओ तो बीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बी की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर और साइन 90 और प्लस साइन 0। तो बी की वैल्यू तुम्हारी यहां से कितनी हो गई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर हो गया। तो ये देखो ये फॉर्मूला इसी का मतलब यहां से हम लोग आगे पहुंच के इस चीज को हम लोगों ने निकाला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बड़े आराम से आप इसको भी क्या कर सकते हो, चीजों को आराम से कर सकते हो। ये सेमी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी वाला भी यहीं पे हम आपसे बता देते हैं, जरा सुन लो। जैसे मान लीजिए कि अगर वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर की दशा में क्या होगा, ऐसे है, ये भी इन इन्फिनिटी और ये भी इन इन्फिनिटी। इसमें करंट क्या है, आई, और दूरी क्या है, आर, और इसी पर निकालना है मैग्नेटिक
फेल्ड। क्या करना होगा, इससे जब इस इंड को मिलाओगे तो अल्फा क्या हो गया 90, और इससे इसको मिलाओगे तो फिर से बीटा भी क्या होगा 90। तो बी की वैल्यू क्या हो गई न्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा यहाँ पे साइन 90, अल्फा यहाँ पे क्या हो गया साइन 90, और बीटा की जगह पे भी क्या हो गया साइन 90। ध्यान से देखो ये हो गया साइन 90, तो जो b हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई साइन 91 साइन 91, तो ये हो जाएगा 2i अपान आर। तो मन करे इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो या छोड़ दो, ऐसे ही एक जैसा सिमेट्री दिखे, आराम से याद कर लोगे यार। सुनो, तो मामला ये बना यहाँ पे कि अगर ये सेमी इनफाइनाइट है, बस इस फॉर्मूले को एक समझ लो तीनों आराम से हो जाएगा। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो क्या हो, सॉरी अगर फाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सेमी इनफाइनाइट के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और अगर पूरी तरह से इनफाइनाइट वायर है तो कितना हो रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर आ रहा है। एक चीज और समझना, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो आप ऐसे हाथ रख लो, है ना, जिधर करंट है उधर थंब कर लो। अब ये पॉइंट इनवर्ड्स है ना, देखो इधर इनवर्ड्स है ना, तो जहां पर यह इनवर्ड्स होगा, है ना, तो डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। फिर से मैं समझा दूं इसी बहाने तुम लोग एक बार और समझ लोगे ना हमसे। मान लो इधर करंट गया, ऐसे किया, बताया था मैंने करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे करोगे तो लाइंस ऐसे ऐसे घूमेगी, इधर पॉइंट है तो इनवर्ड्स, इधर होता तो आउटवर्ड्स। वैसे भी सिंपली समझ लो, करंट ऊपर जा रहा है ऐसे हाथ रखा, तो जिधर करंट है उधर थंब कर दिया, पॉइंट इधर है इसके सामने तो इनवर्ड्स। तो बेसिकली देखोगे ना तो हर जगह इनवर्ड्स होगा, यहाँ पर ऐसा मतलब मैंने दे दिया है केस इनवर्ड्स, और यहाँ पर भी इनवर्ड्स। तो ये जो है आप लोगों ने 3 केस और कर लिया। इसका आप लोग क्या करिए, आप लोग इसका जो है वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 1-2 केस और है, हम थोड़ा सा बता दें, फिर आज का लेक्चर रहने देंगे, फिर अगले लेक्चर में देखा जाएगा। समझिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक इसका। सुनो, अब जैसे देखो बस 2 चीज और है, मेरे कहने का मतलब उस 2 फार्मूले हैं, बस उसको याद कर लो, डेरिवेशन अगले क्लास में देखा जाएगा। और बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। हाँ, एक बात और समझ लो, अगर जैसे मान लो ना, सुनो ध्यान से, अगर मान लो कि कोई वायर अगर ऐसे है, इसमें अगर करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वह पॉइंट इसके एक्सेस पर मान लो कहीं लाई करे, इस एक्सेस पर कहीं लाई करता हो, और या तो इसके ऊपर अगर मान लो हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और या तो इसके एक्सेस पर अगर वो पॉइंट हो, समझिएगा, वो पॉइंट अगर इसके ऊपर हो तब भी 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस लाइन पे कहीं पर भी अगर पॉइंट आगे पीछे मिल रहा हो ना उस एक्सेस पे, तो भी वहां पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, आइडियल क्रॉस आर वहां पर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, क्योंकि आइडियल, इसका मान लो अगर कोई पूछे एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आइडियल क्रॉस आर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिधर करंट है, जैसे मान लो ऐसा पॉइंट था, तो इधर आइडियल इधर हुआ करता था, अरे भाई जिधर करंट था ना उसी को दोनों मिला के तो I इंटू DL बोलते थे, आइडियल, और आर एक क्रॉस आर हुआ करता था, ठीक है। तो अब मान लो पॉइंट इसके ऊपर होगा तो दोनों के क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, बीच के एंगल 0 हो जाएगा। तो 2 वेक्टर जब पैरेलल हो तो क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो साइन 0 तो 0 हो गया। ये सब पे बहुत दिक्कत होने की जरूरत नहीं, बस तुम ये समझ लो ना, बहुत चिंता करने की जरूरत है, बस ध्यान रखो कि उसके ऊपर 0 होता है। एप्लीकेशन में हमारे लिए जरूरी है। सेकेंड थिंग होता है, अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उस पर जरा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब मान लो यहां पे आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इसके सेंटर पर निकालना है, ठीक है। सुनो, आर इसका रेडियस हो गया, फॉर्मूला बता रहा हूं, बस वो याद कर लो आप लोग, ठीक है। बी होता है, बस ऐसे रट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक। ये ज्यादा अच्छा आपके लिए याद करना। अगर आप चाहें तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करके इसको आप म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अभी इतना ही याद रखिए। ये वाला याद रखने से ऐसा होता है ना कि जैसे हर जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हर जगह कॉमन है ना, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। तो जैसे मान लो कहीं पे न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करना हो तो सीधे इसके रूट 10⁻7 रख लोगे। दिमाग में रखना। अब कहोगे सर ये आया कहाँ से, तो देखो ये अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे जब वो एक्सिस पढ़ाएंगे ना रिंग के एक्सिस पर, तो उसी में हम इसको भी डिराइव कर देंगे। अभी बस आप फार्मूला याद रखो इसलिए बता रहे। देखो 3 फार्मूले तब बताए थे पिछले बार, अभी जस्ट पहले, फाइनाइट वाला, सेमी इन्फिनिटी और कंप्लीट इन्फिनिटी वाला, ठीक है। चौथा ये बता दिया कि इस वायर के ऊपर या उसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। पांचवा ये बता दिया है। एक और चीज लास्ट में समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन की बात करेंगे इसके बाद में अगले क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है जिसमें आई करंट जा रहा है। अब देखो एग्जैक्टली होने वाला क्या है, अब इसका जो रेडियस है वो आपका आर है। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है, अल्फा एंगल यहां बन रहा है। ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। जैसे पूरी सर्किल में यहां पे कुल कितना एंगल बन रहा था, 2 पाई, तो आपने यहां पे क्या रखा, 2 पाई रखा ना, बोलो, इसीलिए वो कहा था वाला फॉर्मूला याद रखो। अब यहाँ पे क्या करोगे, सीधे कुछ नहीं कर लोगे, सीधे एक लाइन याद रखो, क्या, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा इंटू आई अपॉन आर, अल्फा इंटू आई अपॉन आर। समझ गए। अभी जो अल्फा है, जैसे यहाँ 2 पाई पूरे सर्किल कंप्लीट होने पे, यहाँ अल्फा, बस ये ध्यान रखना कि अल्फा आप लोग किस में लोगे, रेडियन में। अल्फा किस में लोगे, रेडियन में लेना होगा, डिग्री में नहीं ले सकते हो। बस जैसे मान लो यहाँ पे अगर ऐसे सेमी सर्कुलर हो तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई मात्र हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे क्वार्टर सर्किल हो ऐसे तो 90 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। डिग्री में लेना है, रेडियन में लेना है। तो ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने बता दी। तो आज काफ़ी कुछ पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो जितना मैंने बताया था इसको अच्छे से प्रिपेयर करो फिर, और जितना बता, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। कमेंट में ही बता देना, जैसे ही बताना मुझे एक बार बता देना। और इतना अच्छे से तैयार करिए, फिर जब अगली क्लास में हम आते हैं क्लास 2 में, तो फिर उसमें हम आपसे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू।